नमस्कार, मैं हूं रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में आज की चर्चा का विषय है संविधान सभा और संविधान का निर्माण। इसके पहले 2 लेक्चर जो हो चुके हैं उनमें हमने भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व जो ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिनियम लाए गए उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अभी ब्रिटिश सरकार के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ और उसके आसपास के समय में जिस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान का निर्माण किया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान सभा क्या है। संविधान सभा का मतलब होता है लोगों का ऐसा समूह जो कि इकट्ठा होकर के एक जगह पर किसी देश के लिए संविधान का निर्माण करें, अर्थात किसी देश के लिए आइन बनाएं, कानून बनाएं। तो भारत में भी आज़ादी के पहले ही संविधान सभा के निर्माण का प्रयास शुरू कर दिया गया था। संविधान सभा के लिए कई सारी मांगें उठने लगी। जैसे पहले आज़ादी के पहले ही एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई और फिर नेहरू जी के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई। मतलब भारतीय राजनेताओं के मन में यह बात थी कि भारत की जनता के द्वारा जो चुने गए लोग हैं या कि भारतीयों के द्वारा ही जो संविधान सभा बनेगी उस संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान निर्मित होगा। अब कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि जब जो 1935 का अधिनियम आया उसके पश्चात क्रिप्स मिशन भारत आया, जो कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहा था, अर्थात भारत के कुछ जो विषय हैं वो ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेंगे और बाकी आंतरिक विषयों के लिए भारत सरकार स्वतंत्र रहेगी। तो क्रिप्स मिशन की मांग के लिए सभी पार्टियों ने या सभी राजनेताओं ने मना कर दिया और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया 46 में। 1946 के कैबिनेट मिशन के सिफारिश के आधार पर ही भारत में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव हुआ। भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और प्रारंभ में जो भारत में संविधान सभा गठित की गई थी उसके सदस्यों की संख्या 389 थी, किंतु उसी समय मुस्लिम लीग और जो विभाजनकारी शक्तियां हैं उन सब के एक प्रभाव से, उनके कारणों से भारत का विभाजन हो गया। अंग्रेजों ने भी भारत के विभाजन को सहर्ष स्वीकार किया और कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ परेशानियों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भारत के विभाजन को स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में जब भारत का विभाजन हुआ तो उन क्षेत्रों से जो पाकिस्तान में चले गए उनसे चुन के आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भी कम हो गई। तो विभाजन के पूर्व 389 जो संख्या थी 389 वह घट करके 299 अर्थात 299 हो गई। अब जो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि थे वो पाकिस्तान में या तो चले गए और या फिर वो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। अब इसमें जो 299 सदस्य चुने गए थे भारतीय संविधान सभा के लिए, उसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे। जो 11 ब्रिटिश प्रांत उस समय थे, 11 नहीं 14 ब्रिटिश प्रांत, 14 ब्रिटिश प्रांत उस समय जो थे भारत में, उनमें से 229 सदस्य और देसी रियासतें 562 के आसपास देसी रियासतें थीं, उन देसी रियासतों से 70 सदस्य चुने गए थे। तो इन सदस्यों में जो ब्रिटिश प्रांतों से चुन करके सदस्य आए थे वह वहाँ की विधायिका के द्वारा चुने गए थे। कैसे चुने गए थे? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब होता है कि जो वोटर्स हैं वो सदस्यों को वोट देते हैं और जो कम वोट वाला सदस्य है, मतलब उसमें वरीयता क्रम में वोट देना होता है कि हम पहली वरीयता में इनको रखेंगे, दूसरी वरीयता में इनको रखेंगे। उसमें से जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है अर्थात न्यूनतम कोटे को प्राप्त करता है वह विजयी माना जाता है। आगे हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति को समझाएंगे। अभी बस इतना समझने की बात है कि संविधान सभा में जो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य चुन के आए वह ब्रिटिश प्रांतों की विधायिका के द्वारा चुन करके आए। उस विधायिका में एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुने गए। तो ये तो 229 सदस्यों की बात हो गई। बाकी जो 70 सदस्य थे, तो बाकी के जो 70 सदस्य थे वो देसी रियासतों के द्वारा चुने गए। तो देसी रियासतों के शासकों ने उन सदस्यों को नामांकित किया। वो जनता के प्रतिनिधि नहीं थे बल्कि उन शासकों के प्रतिनिधि थे, उन शासकों के द्वारा नामांकित व्यक्ति थे। अब इसमें आधार क्या बनाया गया? आधार बनाया गया इसमें जनसंख्या के आधार पर लोगों का चयन किया गया। जनसंख्या के आधार पर लोगों के चयन में क्या किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर, लगभग 10 लाख या उसके आसपास की जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत में विधायिकाओं के द्वारा और रियासतों में शासकों के द्वारा चयन किया गया। मैंने पहले ही बताया कि विधायिका के सदस्यों ने चयन किया था ब्रिटिश प्रांतों में
और जो देसी रियासतें थी वहाँ पर जो शासक हुआ करते थे उन रियासतों के, उनके द्वारा नामांकन किया गया। अब जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें भी चयन के लिए एक आधार बनाया गया। उन प्रांतों में जिस तरह की आबादी थी धार्मिक आधार पर कि आबादी मुसलमानों की है, सिखों की है या अन्य समुदाय के, अन्य समुदाय में बाकी समुदाय जैसे कि जैन, बौद्ध, पारसी और हिंदुओं को रखा गया। तो इन 3 आधारों पर सीटों का बंटवारा किया गया कि सीटों का आवंटन इस तरह से हो कि जिन क्षेत्रों में जिस तरह से क्षेत्रों में जनसंख्या हो धार्मिक आधार पर, उस तरह से उस धार्मिक समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की जाएं, सीटें बांट दी जाएं। तो मुख्य रूप से 3 आधार बनाए गए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए और अन्य समुदाय के लिए। अन्य समुदाय में हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि आते थे और भारतीय ईसाई भी उसी में आते थे, अन्य समुदाय के अंतर्गत ही। अब इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव किया गया, मैंने पहले ही बता दिया है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। अब 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई उसमें वरिष्ठता क्रम के आधार पर कि कौन ज़्यादा व्यक्ति बुजुर्ग है, उस आधार पर यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है अध्यक्ष चुनने की। जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक किसी वरिष्ठ व्यक्ति को जो सर्वमान्य हो, जिसके लिए सारे लोग तैयार हों, उस वरिष्ठ व्यक्ति को सभा की कार्रवाई चलाने के लिए, चुनाव की कार्रवाई चलाने के लिए एक अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो उस सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसके अलावा बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव के पश्चात सारे सदस्यों ने मिल करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया और 2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई, जिसमें एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। अर्थात संविधान के एक अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वी.टी. कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी, ये 2 उपाध्यक्ष थे। तो ये ज़्यादातर संविधान सभा के इस लेक्चर में ज़्यादातर तथ्य की बातें हैं, इसमें एक्सप्लेनेशंस कम ही हैं। तो ये तथ्य परीक्षा में उपयोगी हैं, इसलिए इनकी चर्चा कर लेना अनिवार्य है। अब संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई उसके पश्चात 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव को भारत का जो संविधान है उस संविधान की प्रमुख प्रस्तावना माना जा सकता है, क्योंकि इसी उद्देश्य प्रस्ताव से यह ज्ञात होता है कि भारत की जो संविधान सभा बनी है, निर्मित की गई है, वह क्या कार्य करेगी और संविधान का निर्माण किस दिशा में होगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जान लेना बहुत आवश्यक है। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी उन्हें भी जान लेना आवश्यक है। पहला है कि उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को यह संविधान सभा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने के लिए प्रस्तावित करती है। अर्थात इस संविधान के निर्माण से भारत स्वतंत्र हो जाएगा, किसी भी विदेशी सत्ता, औपनिवेशिक सत्ता के अधीन नहीं रहेगा और संप्रभु हो जाएगा। अर्थात संप्रभु का मतलब होता है आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में स्वतंत्र। अर्थात भारत की जो सरकार बनेगी, यह जो संविधान है, यह अन्य किसी भी नियम कानून से सबसे ऊपर है, सर्वोच्च होगा। और बाहरी जो भी संधियां हैं, बाहरी विदेशी संबंध हैं, विदेशी कार्यकलाप हैं, उन सब में वह स्वतंत्र होगा किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए। तो उद्देश्य प्रस्ताव में यह बात रखी गई कि भारत स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा और गणराज्य होगा। गणराज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जिसका जो राज्य प्रमुख हो वह वंशानुगत नहीं हो करके बल्कि लोगों के द्वारा चुना हुआ हो। जैसे भारत है, भारत में जो राष्ट्रपति हैं वह वंशानुगत नहीं होते बल्कि जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए होते हैं। जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र के होने के बाद भी गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ जो सर्वोच्च है वह ब्रिटिश क्राउन है और वह ब्रिटिश क्राउन का पद वंशानुगत होता है, वह जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता। तो यह रिपब्लिक होगा। भारत का संविधान उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा गया कि यह संविधान भारत को रिपब्लिक बनाएगा, गणराज्य बनाएगा, संप्रभु बनाएगा और स्वतंत्र बनाएगा। तो इस तरह से ये पहली बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में ली गई थी। दूसरा, यह जो संविधान सभा है यह संविधान के माध्यम से भारतीय संघ के क्षेत्रों का निर्धारण करेगी कि कौन कौन से क्षेत्र भारत के अंतर्गत आएंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव में यह भी बात की गई कि भारतीय संघ जो है इसके क्षेत्रों और सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा के द्वारा होगा। अभी तक की जितनी संधियां हैं, जितने भी अभी तक के क्षेत्रों का के लिए सीमांकन किया गया है, उन सब के लिए संविधान सभा चाहे
तो उसे स्वीकार करे अथवा स्वीकार कर दे। तो इस तरह से उद्देश्य प्रस्ताव में बातें कही गई। एक अन्य बात है कि सरकार की सभी शक्तियां, उसके कार्य, राज्य की शक्तियां इत्यादि जो शक्तियां प्रदान की गई हैं सरकारों को, उनका स्रोत कौन होगा? जनता होगी। अर्थात जनता ही है जिससे कि सरकारें शक्तियां प्राप्त करेंगी और फिर शासन के संचालन का कार्य करेंगी। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि संविधान में क्या क्या बातें शामिल की जाएंगी। अब जब आप संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो इन दोनों में सिमिलरिटीज मिलेगी। क्या सिमिलरिटी है? देखिए, अभी सबके लिए न्याय, स्वतंत्रता, सुरक्षा और अवसर की समानता। अर्थात संविधान किस तरह का होगा? वह संविधान सभी लोगों के लिए न्याय उपलब्ध कराएगा, सभी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता उपलब्ध कराएगा, सभी भारतीयों को सुरक्षित जीवन प्रदान करेगा, व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं होगा, बल्कि उन्हें अवसर की समानता, कोई भी लाभ हो, कोई भी पद हो, कोई भी पुरस्कार हो, उसे प्राप्त करने के लिए अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। और विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि कानून प्रत्येक व्यक्ति को बराबर मानेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, आम जनता हो या अधिकारी तंत्र का हो, राजनेता हो अथवा कोई पूंजीपति हो, प्रत्येक व्यक्ति को एक समान माना जाएगा। अर्थात विधि के सामने, कानून के सामने, चाहे कानून किसी तरह का दंड दे रहा हो या कानून किसी तरह का पुरस्कार दे रहा हो, दंड और पुरस्कार देने के लिए कानून सबको बराबर मानेगा, विधि के समक्ष समानता रखेगा। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें इस जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसमें जितनी भी बातें दी गई हैं वह भारतीय संविधान में कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों के रूप में, अन्य प्रावधानों के रूप में, उद्देश्य प्रस्तावना के रूप में कहीं न कहीं भारतीय संविधान में देखने को मिल जाएंगी। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, भ्रमण और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, विचारों पर किसी तरह की बाध्यता नहीं होगी, चाहे वो विचार व्यक्ति स्वयं प्रकट करे, समाचार पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन, रेडियो के माध्यम से प्रकट करे, उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। विश्वास का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने धर्म को पालन करने के लिए, अपनी आस्था को मानने के लिए स्वतंत्र होगा। भ्रमण की स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। और संगठन बनाने की स्वतंत्रता कि व्यक्ति अपने हितों के अनुरूप, अपनी विशेषताओं के अनुरूप व्यक्तियों को संगठित करके, और इस तरह के संगठन जो कि लोक व्यवस्था के विरोध में न हो, जो हिंसक न हो, हथियारों का इस्तेमाल न करते हों, इस तरह के साधारण संगठन बनाने के लिए, अहिंसक संगठन, शांतिपूर्ण संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र होगा। तो इस तरह की जो बातें उद्देश्य प्रस्ताव में की गई, वो सारी बातें भारतीय संविधान में आगे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए और जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की बात कही गई। अर्थात जो लोग भारत में अल्पसंख्यक हैं, जब भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए, और इसलिए सरकार के द्वारा यह गारंटी देना अनिवार्य था कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें उनके अधिकार स्वतंत्र रहेंगे, उन्हें उनके अधिकार वैसे ही उपभोग करने का अवसर मिलेगा जैसे बहुसंख्यकों को। तो इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव में यह बात कही गई कि अल्पसंख्यकों को, पिछड़े वर्गों के लोगों को, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को, इन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी कि यह अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और स्वतंत्र जीवन जी सके जैसे बहुसंख्यक व्यक्ति जीता है। इसके अलावा संघ की एकता और सुरक्षा की बात की गई कि यह जो संघ बनेगा भारतीय संविधान के निर्माण के पश्चात, यह इकट्ठा रहेगा, इसमें किसी तरह का विभाजन अब नहीं होगा, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार और जनता, यह सारे लोग मिलकर के इस संघ की सुरक्षा करेंगे, संघ को बनाए रखेंगे। एक अन्य बात कही गई कि जिस तरह से भारत को कभी इतिहास में एक प्रमुख स्थान मिला था, विश्व इतिहास में विश्व पटल पर भारत का नाम लिया जाता था, उसी तरह से पुनः भारत विश्व में स्थान प्राप्त करेगा, और भारत का यह संविधान, भारत की सरकार विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी। तो ये कुछ दार्शनिक तत्व इसमें भी जोड़े गए। इस तरह से हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव मुख्य रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तरह है, और क्या क्या काम भारतीय संविधान सभा को आगामी 2-3 वर्षों में करने हैं, यह काम उद्देश्य प्रस्ताव में प्रमुख रूप से बताए गए हैं।
अब उद्देश्य प्रस्ताव के पश्चात हम देख लेते हैं कि किस तरह से भारतीय संविधान सभा जो गठन किया गया था उसका कार्य संचालन किस तरह से हो रहा था। तो संविधान सभा दो तरह के कार्य करती थी। पहला काम तो वह संविधान बनाने का करती थी। संविधान बनाने का कार्य जब संविधान सभा करती थी तो वही सारे सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान के ऊपर उसके प्रमुख बिंदुओं पर विमर्श करते थे, मतदान करते थे और यह चर्चा करते थे कि किन विषयों को, किन बातों को संविधान में शामिल किया जाए। तो प्रमुख बात क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष होते थे। यही संविधान सभा और यही सदस्य एक अन्य कार्य भी करते थे। वह कार्य था विधायिका के रूप में कार्य। जैसे अभी हमारे यहाँ संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, ये मिलकर के कानून बनाती हैं। कोई भी कानून लागू करने के पहले यहाँ पे पास होना अनिवार्य है। तो जिस तरह से संविधान अभी संसद काम कर रही है, उसी तरह संविधान सभा भी जब तक आम चुनाव नहीं हो गए, संसद का गठन नहीं हो गया, तब तक वह संविधान सभा ही संसद का कार्य करती थी। और जब संसद का यह कार्य करती थी, विधायिका के रूप में कार्य करती थी संविधान सभा, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि जीवी मावलंकर हुआ करते थे। तो यह बात महत्वपूर्ण है, यह परीक्षाओं में पूछी भी जाती है कि संविधान सभा संसद की तरह जब कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष होते थे, और जब संविधान सभा संविधान बनाने का कार्य करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा इसका कार्य संचालन कैसे होता था, तो कामों को कई तरह से कई भागों में बांट दिया गया था, और उन कामों को करने के लिए सारे सदस्य मिलकर के एक काम तो कर नहीं सकते, तो सबके बीच कामों का बंटवारा कर दिया गया। और उस बंटवारे के पश्चात यह देखा गया कि कौन से कार्य कौन लोग करेंगे, अर्थात समितियां बना दी गई, समितियां बनाई गई और उन समितियों को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। तो इस तरह की 8 बड़ी समितियां बनी और कई छोटी छोटी अन्य समितियां भी बनी, और इन 8 बड़ी समितियों के कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह 8 समितियां कौन थीं, इनके अध्यक्ष कौन थे और ये करती क्या थी। तो इन 8 समितियों में पहली है संघ शक्ति की समिति। संघ शक्ति की समिति थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय बड़े राजनेता भी थे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, तो इनकी अध्यक्षता में संघ शक्ति की समिति का निर्माण हुआ कि किस तरह से संघीय जो सरकार है उसे कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की जाएंगी। इसी तरह एक अन्य समिति का गठन किया गया, संघीय संविधान की समिति, अर्थात जो संविधान में संघीय तत्व हैं, अर्थात संघीय कार्यपालिका कैसे होगी, संघीय न्यायपालिका कैसे होगी, संघीय व्यवस्थापिका कैसे होगी। तो ये सारी जो संघीय कार्यों की सूची है, इनके विषय में चर्चा के लिए संघीय संविधान की समिति जो की गठित की गई, वह भी जवाहरलाल नेहरू की ही अध्यक्षता में की गई। तीसरी प्रमुख समिति थी प्रांतीय संविधान की समिति। प्रांतीय संविधान की जो समिति थी वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति का गठन किया गया। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट आपको दिख रहा है, बाद में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के बने, तो इनकी अध्यक्षता में संघीय और संघीय संविधान की समिति थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा सरदार पटेल गृह मंत्री बने, तो सरदार पटेल के नेतृत्व में अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान की समिति बनी। तो जिनको जो काम दिए गए उसी के आधार पर बाद में उन्हें पद भी प्रदान किया गया। चौथी जो प्रमुख समिति थी वह प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी के नेतृत्व में 7-8 अन्य सदस्य थे जिनका यहाँ पर नाम दिया गया है। इन सदस्यों के माध्यम से एक प्रारूप संविधान का तैयार किया गया, और इसी प्रारूप पर, इसी ढांचे पर संविधान सभा में अलग अलग डिस्कशन, अलग अलग विचार विमर्श किए गए। कुछ बातें नई जोड़ी गई, कुछ पुरानी बातों को हटाया गया, और ऐसे करके संविधान का निर्माण हुआ। तो इसी कारण से प्रारूप समिति को संविधान की प्रमुख निर्माता समिति कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि यह आप अगर जो संविधान सभा के डिबेट्स हैं जो अभी भी संरक्षित करके रखे हुए हैं, और उनके आधार पर एक जो भी आप निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रारूप समिति का कार्य महत्वपूर्ण था। तो इस प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य और अध्यक्ष कौन कौन थे यह जान लेते हैं। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। इसमें प्रमुख सदस्य थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, यह सदस्य थे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य भी थे, एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी।
तो जो एन माधव राव थे उन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी। बीएल मित्र जो पहले सदस्य थे इस प्रारूप समिति के, बाद में उनकी जगह एन माधव राव को लेना पड़ा और टीटी कृष्णमाचारी ने डीपी खेतान की जगह ली थी। तो इन सदस्यों और अध्यक्ष ने मिलकर के भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, जिसके आधार पर आगामी जो संविधान सभा है आगामी समय में संविधान का निर्माण करती। प्रारूप समिति के अलावा अन्य जो समितियां थीं वह थी मौलिक अधिकारों की समिति। सरदार पटेल के नेतृत्व में एक अन्य समिति भी गठित की गई, वह भी महत्वपूर्ण, जो 8 बड़ी समितियां हैं उनमें वह भी महत्वपूर्ण थी। उसमें मुख्य बातें क्या क्या थी? उसमें मौलिक अधिकारों के विषय में, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में, जनजातियों के अधिकारों के विषय में और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए मुख्य जो प्रावधान हैं उनके बारे में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। यह समिति यह ध्यान देती थी कि किस तरह से मौलिक अधिकारों का निर्माण किया जाए, जनता को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र के लोगों के लिए कौन कौन से अधिकार दिए जाएं। तो यह सरदार पटेल के नेतृत्व में यह प्रमुख समिति थी। एक प्रमुख समिति थी प्रक्रिया नियमन की समिति, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में थी। जो प्रक्रियाएं विहित की जाएं, जो प्रक्रियाएं अपनाई जाएं संविधान में, उसका नियमन कैसे हो, वह कौन सी प्रक्रियाएं हो, वोटिंग कैसे हो, यह सारे काम जो थी वह प्रक्रिया नियमन समिति के द्वारा निर्धारित किए गए। राज्यों से समझौता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, वह थी राज्यों के लिए समिति। और संचालन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक संचालन समिति, अर्थात किस तरह से कार्रवाई संचालित होगी इसकी संविधान सभा की, उसके लिए यह निर्माण किया गया। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी समितियां थीं, हम केवल उनका यहाँ पे नाम केवल ले रहे हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्याय यानी क्रीडेंशियल कमेटी, प्रत्याय समिति यानी क्रीडेंशियल कमेटी, इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सदन समिति, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने की। कार्य संचालन समिति, के.एम. मुंशी ने इसकी अध्यक्षता की। राष्ट्रध्वज समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की। और संविधान सभा के कार्यों के लिए एक प्रमुख समिति, इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर ने की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान के निर्माण के लिए जो प्रमुख समितियां बनाई गई, इन समितियों को कुछ प्रमुख कार्य दिए गए और उन सारे कार्यों को करके यह समितियां अपना प्रस्ताव सदन के समक्ष यानी संविधान सभा के पटल पर रखती थी। उस पर वो होता था, उस पर मतदान होता था, चर्चा होती थी। वह प्रस्ताव पुनः संशोधन के लिए भेजा जाता था, समितियों के माध्यम से पुनः आता था और उस पर आखिरी मतदान करके उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता था। एक हमारा संविधान नाम से एक सीरियल है जो सीरीज में 7, 8 या 10 भागों में है, उसे आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय किस तरह से व्यवस्था की गई थी, किस तरह से कार्य संचालन होता था, मतदान कैसे होता था, किस तरह से सदस्यों के बीच समन्वय का निर्माण किया जाता था, समितियां कैसे कार्य करती थीं। उसका नाट्य रूपांतरण हुआ है, किंतु बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। तो उसे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, यह जानने के लिए कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ। अब संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं, यह भी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। जैसे संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो सर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। बी एन राव के अलावा संविधान सभा के सचिव की भी नियुक्ति की गई। सचिव थे एच.वी.आर. अयंगर। एच.वी.आर. अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया। संविधान सभा के जो मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ जो ड्राफ्टमैन थे, जिन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग की थी, लिखने की ड्राफ्टिंग, वह एल.एन. मुखर्जी थे। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का चीफ ड्राफ्टमैन कहा जाता है, मुख्य प्रारूपकार थे। संविधान सभा के सुलेखक, अगर आप संविधान की जो मूल प्रति है जो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं म्यूजियम में अथवा गूगल पे भी आपको मिल जाएगी, तो उसकी कुछ फोटोज आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो संविधान का जो सुलेखक थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे। इन्होंने इटैलिक इंग्लिश में इसका लेखन किया। बहुत ही सुंदर लिखावट में रायजादा जी ने संविधान का सुलेखन किया। इसका जो पहले इंग्लिश संस्करण तैयार हुआ था, इंग्लिश वर्जन तैयार हुआ था, फिर उसका हिंदी अनुवाद किया गया। हिंदी अनुवाद का जो लेखन हुआ है, सुलेखन हुआ है, वह वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि
संविधान सभा से संबंधित हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संविधान सभा ने मुहर के रूप में हाथी के प्रतीक चिन्ह को अपनाया है। हाथी के प्रतीक चिन्ह यानी जो मुहर लगाई जाती थी, जो भी प्रस्ताव पारित होते थे संविधान के सभा के द्वारा, उसमें प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया गया था। संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लगे। इतने समय में यह संविधान सभा के द्वारा संविधान बन करके तैयार हो गया। जब सारे सदस्यों ने मिलकर के संविधान सभा को तैयार किया, आखिरी दिन जो आखिरी बैठक हुई उसमें सब लोगों ने मिलकर के हस्ताक्षर किया और प्रत्येक सदस्य को एक एक प्रति वह संविधान सभा की जो तैयार करके रखी गई थी दी गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया। इसी दिन विधि दिवस भी मनाया जाता है, जिस दिन संविधान तैयार हुआ था और अनौपचारिक रूप से उसके कुछ भाग लागू भी कर दिए गए थे। अनौपचारिक रूप से क्यों? क्योंकि औपचारिक रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और यह 1950 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में 1930 का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था और इस कारण से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और भारतीय नेताओं के द्वारा, जनता के द्वारा। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया। इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत का जो संविधान है भारत को गणतंत्र घोषित करता है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग अनौपचारिक रूप से लागू किए गए थे, जिनमें प्रमुख भाग कौन से थे? नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम, छोटे शीर्षक जैसे कुछ संविधान के भाग लागू किए गए थे जो कि तुरंत आवश्यक थे, जिनके लिए जिन्हें 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। और इसके अलावा जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो पहले से जो भी व्याप्त भारत में अधिनियम थे जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए थे, उनमें ज़्यादातर को भारतीय संविधान ने अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम लागू थे, जैसे भारतीय दंड संहिता जो थी वह 1869 में जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी वही लागू है अभी भी। अन्य बहुत सारे अधिनियम हैं जो कि लागू हैं, उन्हें कुछ परिवर्तित किया गया, उनमें संशोधन किए गए, किंतु उन्हें लागू रखा गया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम जो थे ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए थे, जैसे 1935 का अधिनियम उस समय वर्तमान में था, अथवा प्रिवी काउंसिल एक्ट था। तो इन सारे अधिनियमों को हटा दिया गया। एक अधिनियम जो कि 1949 में आया था, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट। प्रिवी काउंसिल जो कि लंदन में होती थी और उसको सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ी शक्ति प्राप्त थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जो मामले होते थे वो वहाँ पर प्रिवी काउंसिल में सुने जाते थे। तो इस नियम को हटा दिया गया और जो ये हटाने का अधिनियम था 1949, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट, यह लागू रहा संविधान के लागू होने के पश्चात भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए और संविधान किस तरह से, संविधान सभा ने संविधान को किस तरह से बनाया। यह संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं भी प्रस्तुत की जाती हैं। जैसे यह कहा जाता है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। एक हिसाब से देखा जाए तो यह वास्तव में सीधे सामान्य जनता के द्वारा चुनाव करके नहीं चुनी गई थी, इसलिए इसे प्रतिनिधि निकाय तो नहीं कहा जा सकता। किंतु जब हम वास्तव में देखेंगे तो संविधान सभा में जनता को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था, क्योंकि जनता के चुने हुए नेता थे और जनप्रतिनिधियों में उस समय जो भी महत्वपूर्ण नेता थे उन सबको वहाँ पर स्थान दिया गया था। गांधी जी के अलावा लगभग सभी जो बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं भारतीय इतिहास में, उस समय के जो राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करते थे, उन राजनीतिक कार्यों में भाग लेते थे, उन सभी बड़े नामों को हम भारतीय संविधान के संविधान सभा में देख सकते हैं। तो यह प्रतिनिधि निकाय तो नहीं थी क्योंकि इसे मतदान के द्वारा नहीं चुना गया था, फिर भी यह जनता का प्रतिनिधित्व तो करती ही थी। एक अन्य बात कही गई कि यह जो भारतीय संविधान सभा थी, यह इसमें संप्रभुता का अभाव था। संप्रभुता का अभाव का मतलब कि यह अंग्रेजों के द्वारा गठन की गई थी और यह अंग्रेजों के अधीन कार्य करती थी। ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान सभा जो थी वो उसमें संप्रभुता का अभाव नहीं था। मैंने पहले ही बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव में पहली लाइन जो है वह यही है कि यह स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य का निर्माण करेगी, अर्थात यह संविधान सभा अपने सभी कार्यों को निर्णय लेने के लिए
स्वतंत्र है और यह जो भारत देश का निर्माण करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, वह भी स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य होगा। तो भारतीय संविधान सभा के बारे में संप्रभुता की जो बात कही जाती है वह उतनी उचित नहीं है। यह भी कहा जाता है आलोचना में कि समय और पैसों की बर्बादी की गई। तो वास्तव में एक बड़े संविधान का निर्माण किया गया था, तो समय और पैसे तो खर्च होंगे ही। तो यह आलोचना के रूप में स्वीकार करना है कि या नहीं करना है, यह तो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। कांग्रेस का प्रथम इसमें जो है संविधान सभा में प्रभुत्व था। कांग्रेस का प्रभुत्व का मतलब है कि जितने भी ज़्यादातर राजनेता जो थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया, संविधान सभा के सदस्य थे, वह कांग्रेस के सदस्य भी थे। तो ऐसा इस कारण से भी हो सकता है कि उस समय कांग्रेस पार्टी ही महत्वपूर्ण पार्टी थी। हालांकि प्रभुत्व जरूर कांग्रेस का था, किंतु अन्य पार्टियों के भी सदस्य थे, अन्य विचारधाराओं के भी सदस्य थे। आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य भारत में रह गए, अर्थात जिनका क्षेत्र संविधान निर्वाचन क्षेत्र भारत में रह गया, उन सदस्यों ने भी भारतीय संविधान में भाग लिया। जो अन्य विचारधारा के लोग थे उन लोगों ने भी भाग लिया। और जहाँ तक हो सका तो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जो भी नियम बनाए गए उन पर खुलकर चर्चा हुई, तीखी बहस हुई, उनका विरोध किया गया। और बहुत सारे अधिनियम तो इन विरोध के कारण, बहुत सारे कानून की बातें तो इस विरोध के कारण हटा भी दी गई। तो यह कहना कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, यह वास्तव में व्यवहार रूप में देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये बात जरूर है कि ज़्यादातर नेता कांग्रेस के सदस्य भी थे। इसके अलावा यह कहा जाता है कि हिंदुओं का प्रभुत्व था। तो बात तो सही है, ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है तो हिंदुओं का प्रभुत्व तो था उसमें, किंतु इस प्रभुत्व का कोई बुरा फायदा या बुरा असर देखने को मिले, यह तो संविधान सभा में देखने को नहीं मिलता। अल्पसंख्यकों के अधिकार जितने भारत में सुरक्षित हैं उतने विश्व के किसी भी अन्य देश में देखने को नहीं मिलते। एक अन्य बात कही जाती है कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था इसमें। तो उस समय संविधान निर्माण में जो भी कानून के ज्ञाता लोग थे वह वकील और राजनीतिज्ञ लोग ही थे। इसीलिए भारतीय संविधान को आलोचना के रूप में वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो यह बात तो जरूर है, इसकी भाषा भी इसी कारण से थोड़ी सी कठिन हो गई है, किंतु संविधान कानून का विषय है। आम जनता के लिए जितना उपयोगी है उतना ही न्यायालय और कानूनविदों के लिए भी यह आवश्यक है। इसलिए संविधान में कानूनविदों और राजनीतिज्ञों का होना तो आवश्यक था ही। हालांकि कुछ इसकी भाषा आसान की जा सकती थी, या अभी न्यायालयीय प्रवर्तनों के द्वारा, न्यायालयीय जो इसका विवेचना हो रही है संविधान के तथ्यों की या संविधान के अनुच्छेदों की, तो उसके द्वारा न्यायालय के द्वारा कुछ न कुछ इसमें परिवर्तन, कुछ न कुछ इसकी व्याख्या को आसान किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से संविधान सभा की जो आलोचनाएं प्रस्तुत की गई वह कुछ सही भी हैं और उनका जो निराकरण भी मैंने बताया। यह देखा जाए मुख्य रूप से तो संविधान सभा में सभी जातियों, धर्मों, वर्गों, महिलाओं, क्षेत्रीय समूहों पर सबको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। और जो भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था वह पूर्ण स्वतंत्र और संप्रभु निकाय थी। तो इस तरह से भारतीय संविधान सभा के बारे में, उसके गठन के बारे में, इत्यादि कार्यों के, उसके कार्य के बारे में हमने जाना। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद। महादेव।